जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हमने डिस्कस करना है फ़्लो थ्रू पोरस मीडिया। लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी इस हवाले से कि ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये थोड़े से टेक्निकल हैं, तो आई थॉट इट वुड बी बेटर कि हम जो है वो इसका मतलब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि इसको आप फिर जो है वो रिपीटेडली सेल्फ पेस पे ज़रा देख सकें। और कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा या कोई भी डिस्कशन होगी तो हम इंशाल्लाह उसको क्लास में कर लेंगे। ये जो आज का जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे फ्रॉम नॉयली नेवर्स, ही जो पहले भी हम हमारी चल रही है ये टेक्स्ट बुक। जो आज का हमारा कंटेंट है ये है फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 पेज 410 टू 419। अच्छा, फ्लो थ्रू पोरस मीडिया के अंदर जो है वो सबसे पहले तो हम बात करें पोरस मीडिया की। पोरस का लफ्ज़ हमने सुना होगा, पोरस निकला पोर से। ऐसे सॉलिड्स जो हैं जिनके अंदर पोर्स पाए जाते हो, पोर से मुराद है गैप, ठीक है? या होल्स आप कह लें तो ऐसे जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे जो हैं वो पोर्स पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो पोरस सॉलिड्स हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है कि पोरस मीडियम इज अ कॉन्टिन्यूस सॉलिड फेज विच हैज़ मैनी वाइड स्पेसेस और पोर्स इन इट। पोर्स ये जैसे पोरस सॉलिड्स हैं ये कई जगह हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इफ़ यू लुक अराउंड तो हमारी डेली लाइफ में कई प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पंज है या फोम है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। आई थिंक ये तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है पोरस सॉलिड की। इसके अलावा कई स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पोरस होते हैं। स्पंज है वो तो बहुत क्लियरली हमें पोरस नज़र आता है। कई स्ट्रक्चर शायद हमें इतना क्लियरली पोरस नज़र ना आते हों, लेकिन वो पोरस नेचर के ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर है, ठीक है? कपड़े हैं जो क्लॉथ्स हैं वो मतलब हर कपड़े टिपिकली पोरस ही होते हैं। इसके अलावा वैसे नेचर में कई कई जो मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, जैसे लाइमस्टोन है फॉर एग्जांपल, तो ये पोरस नेचर के होते होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर हम जो है वो इंटेंशनली कई सिस्टम्स जो हैं उनको पोरस बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर एडज़ॉर्प्शन करवानी है या रिएक्शन करवाना है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है या एडज़ॉर्बेंट है वो पोरस हो, उसके अंदर बहुत सारे पोर्स हों। क्योंकि अगर पोर्स बढ़ जाएँगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडज़ॉर्प्शन या रिएक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा कई सिस्टम्स के अंदर, जैसे ये आपने अभी तक तो शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन डिस्टिलेशन, एब्ज़ॉर्प्शन वगैरह के प्रोसेसेस में भी हम जो कि हम पैक कॉलम्स के अंदर करवाते हैं। पैक कॉलम्स में आ यानी कि वर्टिकल वेसल्स होती हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट मटेरियल स्टफ़ कर देते हैं। वो मटेरियल पोरस होता है और उसके ऊपर हम डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस, या रिएक्शन तो नहीं कहना चाहिए, डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो हम करवाते हैं। तो मतलब नेचर और इंडस्ट्री और या मैन मेड सिस्टम्स कई जगहों पे पोरस हमें ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, जो पोरस मीडियम्स हैं वो परमिएबल भी हो सकते हैं और वो नॉन परमिएबल भी हो सकते हैं। परमिएबल से मुराद ये है कि उनके अंदर से जो है मतलब जो उनके पोर्स हैं या होल्स हैं उनके अंदर वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाया कि पोरस ये हमारे पास मटेरियल है, ठीक है? इसके जो होल्स हैं आपस में मुख्तलिफ ये कनेक्टेड है। तो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ यहाँ से दाखिल होगी तो वो परमिएट होगी, यानी कि गुज़र के यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है? अच्छा, कुछ जो पोरस मीडियम्स हैं वो नॉन परमिएबल होते हैं, यानी कि उनके अंदर पोर्स तो होते हैं लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते। तो इस वजह से उनमें से कोई फ्लूइड पास नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो दरमियान में दिखाया गया है ये पोरस तो है लेकिन ये नॉन परमिएबल है, क्योंकि ये जो पोर्स हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं करते। जो चीज़ अगर यहाँ से दाखिल होगी तो उसके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे उसने फॉर कंपैरिज़न बिल्कुल ही एक नॉन पोरस ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाया है। अच्छा, पोरस जो मीडिया है उसमें एक ऑब्वियसली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस तो यही है कि भई जो नॉन पोरस ऑब्जेक्ट है उसमें कोई पोर नहीं है, कोई होल नहीं है, कोई वॉइड नहीं है, और जो पोरस ऑब्जेक्ट है उनमें पोर्स हैं। लेकिन इस ऑब्वियस फ़र्क के अलावा कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस भी हैं पोरस और नॉन पोरस मटेरियल में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पाइप हो, ठीक है? और उस पाइप के अंदर लेट्स से कुछ भी नहीं है, खाली पाइप, और आप उसमें से पानी गुज़ारें, तो उसके अंदर क्या बिहेवियर होगा फ्लूइड का कि एक तो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो कई जगहों पे नज़रअंदाज की जा सकेंगी। फ्रिक्शनल जो एनर्जी लॉसेस हैं वो हो सकता है इतने सिग्निफिकेंट ना हो एज़ कम्पेयर टू काइनेटिक या इनर्शियल इफेक्ट्स जो हैं। या विस्कस एरर। लेकिन जो है वो इस केस में, यानी कि जो पोरस मीडिया के केस में फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा ये कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर आपके पास कोई खाली पाइप है उसमें से कोई फ्लूइड जा रहा है तो अक्रॉस अ डिस्टेंस हो सकता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी है आपका,
वो सिग्निफिकेंट हो, लेकिन यहाँ पे जो पोरस मीडिया उसके अंदर इसको हम अच्छा ये सिग्निफिकेंट नहीं आना था, इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए था इधर। इनसिग्निफिकेंट होगा आपका जो डेल्टा बी है। उसकी वजह ये है कि चूँकि अमूमन जो पोरस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर से जो फ्लूइड ने गुजरना था तो उसकी रफ्तार अमूमन कदर स्लो होती है। तो बिफोर पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, और आफ्टर पासिंग थ्रू द पोर्स एंड गेटिंग टू द अदर साइड, इन दोनों जगहों पे वेलोसिटी का डिफरेंस तो होगा, लेकिन वो डिफरेंस दोनों ही वैल्यूज़ चूँकि वेलोसिटी की बहुत छोटी होती हैं, तो इस वजह से डेल्टा वी भी थोड़ा-सा ही आता है और उसको हम नेग्लिजिबल करार दे सकते हैं, व्हिच इज़ नॉट समथिंग दैट ऑलवेज़ हैपेंस इन अदर केसेस। और तीसरी एक दिलचस्प डिफरेंस जो है वो ये है कि आपके पास 1 सेकंड का फॉर एग्जाम्पल कुछ सॉलिड पाइप है, खाली पाइप है, एम्प्टी पाइप है, और उसके अंदर से उसके अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई गैस मौजूद थी, एयर मौजूद थी, लेट्स से उस पाइप के अंदर, और आपने उसके अंदर से पानी पास किया, तो वो पानी जो है वो पहले से जो प्रेजेंट कोई भी फ्लूइड है, एक एयर है फॉर एग्जांपल, तो उसको पुश कर देगा बाहर की तरफ, उसको डिस्प्लेस कर देगा, धकेल के बाहर निकाल देगा, ठीक है? तो फिर उसके अंदर पानी फिर हो जाएगा। और ऐसे कोई और फ्लूइड है, जब भी किसी खाली पाइप के अंदर मौजूद हो, तो अगर कोई नया फ्लूइड उसमें एंटर हो रहा है तो पिछले को डिस्प्लेस कर सकता है कंप्लीटली। लेकिन जो पोरस मीडिया में ये होता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अक्सर इनकम्प्लीट होती है। क्या इस पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे भी एक फिगर दिखाई है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पोरस ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पोर्स हैं, ठीक है? और उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये ग्रे कलर का जो है ये पानी है, और ये जो वाइट कलर का ये कोई गैस है, कोई एयर है फॉर एग्जांपल। तो जब एयर दाखिल हो रही है तो उसने, आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस लार्जर पोर में से तो उसने पानी को पुश आउट कर दिया और अब सारी एयर ही फिल हो गई है, लेकिन जो स्मॉलर पोर्स हैं वहाँ पे स्टिल पानी ही मौजूद है। तो दिस इज़ वन एग्जांपल के जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एयर थी वो पानी को कंप्लीटली बाहर धकेल नहीं सकी, पुश आउट नहीं कर सकी, कुछ ना कुछ पानी अंदर रिटेन रह गया। तो ये जो इनकम्प्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट फ्लूइड है इन द पोर्स ऑफ द पोरस मीडिया, ये एक डिफरेंट चीज़ है एज कम्पेयर टू अ सिंपल एम्प्टी वेसल। अच्छा, कुछ जो है वो टर्म्स हैं यहाँ पर जो कि हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, उसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास है वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो हमें पता है कि फ्लूइड की क्या होती है कि कोई फ्लूइड जो है वो पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। एक सिंपल पाइप के अंदर तो वेलोसिटी निकालना जो है उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि जो है वो वी कुड जस्ट टेक द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एंड डिवाइडेड बाय एरिया, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, जब पोरस कोई मीडिया हो ना किसी चैनल के अंदर, कि पाइप है वो खाली नहीं है, उसके अंदर कोई पोरस सॉलिड आपने बना हुआ है, तो फिर उसमें से जो वेलोसिटी निकालना है उसमें हमें कुछ कंसिडरेशंस हमें करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, लेज़र ही हम ले लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये रेड कलर का पाइप है और इसके अंदर जो है वो ये मैंने सैंड फिल की हुई है, जो कि मैंने ग्रीन कलर से इधर शो किए थे। तो सैंड भी पोरस मटेरियल है, पोरस मीडिया होगा तो उसके अंदर से छोटे-छोटे गैप्स होंगे। तो यहाँ से अगर हम कोई भी जो है वो फ्लूइड पास करते हैं, जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, तो जो फ्लूइड है वो यहाँ से निकल के दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो अब चूँकि बीच में सैंड आ गई है, ठीक है? तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं सैंड की प्रेज़ेंस को नेग्लेक्ट कर दूँ इन अ वे, और मैं कहूँ कि भई जो इवन सैंड मौजूद है दरमियान में, लेकिन स्टिल जो वेलोसिटी है वो मैं कंसिडर करूँ बाय टेकिंग द वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड एंड डिवाइडिंग इट बाय द कंप्लीट या एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है? तो अगर तो मैं ऐसी वेलोसिटी ले रहा हूँ जिसमें मैंने दरमियान में सॉलिड की प्रेज़ेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है और मैंने कंप्लीट वेलोसिटी ली है, सॉरी, कंप्लीट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और कंप्लीट एरिया लिया है, तो फिर उसको मैं कहूँगा कि वो सुपरफिशियल वेलोसिटी है। सुपरफिशियल का लफ्ज़ी मतलब ये होता है सतही, जो मतलब आप कह लें कि बस ज़ाहिरी या ऊपर-ऊपर से जो हो, जो बहुत इन डेप्थ अगर आप कोई बात ना करें तो हम उसको कहते हैं कि वो सुपरफिशियल है। तो इसमें भी हमने जो है वो एक डिटेल नेग्लेक्ट कर दी है कि भई जो सारा एरिया वो तो फ्लो के लिए हकीकत में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने अज़्यूम कर लिया फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी एंड प्रैक्टिकैलिटी कि जी सारा ही क्रॉस सेक्शन अवेलेबल था फ्लो के लिए। तो ये जो हमने इस असम्पशन के साथ वेलोसिटी निकाली है, इसको हम सुपरफिशियल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, अगर हम ज़्यादा थोड़ा-सा एक्यूरेट अप्रोच के साथ चलें और हम कहें कि भई जो एरिया है वो तो हम वही लेंगे जो कि एक्चुअली अवेलेबल है फ्लो के लिए। यानी कि जो पोर्स के अंदर से एरिया अवेलेबल है फ्लो के लिए। तो अगर तो हम ऐसी वेलोसिटी फाइंड आउट करें कंसिडरिंग द एरिया व्हिच इज़ एक्चुअली अवेलेबल टू दिस फ्लोइंग फ्लूइड, तो फिर हम उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल वेलोसिटी।
और इंटरस्टेशियल वेलोसिटी जो है वो मतलब एक कंपैरेटिवली एक्यूरेट टर्म है। तो वैसे ये दोनों ही टर्म्स यूज़ होती हैं। सुपरफिशियल वेलोसिटी भी आप देखेंगे आगे यूज़ होगी, इंटरस्टेशियल वेलोसिटी भी यूज़ होगी। सुपरफिशियल वेलोसिटी जो है वो सिंपलर और प्रैक्टिकल, लेकिन वी कैन आर्ग्यू कि शायद स्लाइटली इनएक्यूरेट वेलोसिटी है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वर्क्स जस्ट फाइन। और इंटरस्टेशियल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हकीकत के करीब तर एक फिगर है, बट बोथ वर्क्स वेल। तो जो सुपरफिशियल वेलोसिटी है वो हम निकाल सकते हैं क्यू बाई ए से। और क्यू को उसने जो है क्यू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट था, उसको उसने जो है वो मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाई डेंसिटी के टर्म्स में लिख दिया। आप जानते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मास फ्लो रेट है उनको हम डेंसिटी की मदद से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर सुपरफिशियल वेलोसिटी। और एक मिनट, और इंटरफिशियल जो वेलोसिटी इंटरस्टेशियल सॉरी जो वेलोसिटी है उसके लिए हमने क्या कर दिया कि वही टर्म है क्यू बाई ए, लेकिन यहाँ पे ये एक टर्म एप्सिलॉन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आगे भी एप्सिलॉन चल रहा है। बाकी फार्मूला सेम है एज दिस, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन जो है वो दिस इज बेसिकली द पोरोसिटी, इसको वॉइड फ्रैक्शन भी कहते हैं। और ये आसान अल्फाज में इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये जो टोटल हमारे पास क्रॉस सेक्शन था पाइप का, इसका कितना परसेंट जो है वो एक्चुअली ओपन है, या दूसरे अल्फाज में कितने परसेंट ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन जो है वो उसके अंदर कोई सॉलिड मौजूद नहीं है। जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि पोरोसिटी इज द एवरेज फ्रैक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉट ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड्स। तो पोरोसिटी जो है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। तो इस तरह से हम पोरोसिटी को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके हम इंटरस्टेशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं फ्रॉम सुपरफिशियल वेलोसिटी। अच्छा, ये सारी पाइप जो बात है वो हो रही थी अब तक पाइप्स की। अगर आप पाइप से मुराद ऑब्वियसली गोल पाइप है, यानी कि गोल फ्लो चैनल है, सर्कुलर फ्लो चैनल है, जिसमें हम डायमीटर यूज़ करते हैं। अगर तो आपके पास सर्कुलर फ्लो चैनल नहीं है, नॉन सर्कुलर फ्लो चैनल है, तो उसका डायमीटर तो नहीं हो सकता। तो उसमें हम टर्म यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो उसका जो है वो फार्मूला होता है dp/6 टाइम्स एप्सिलॉन बाय 1 माइनस एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन तो यही है पोरोसिटी, और जो डीपी है दिस इज दी पार्टिकल डायमीटर। अच्छा जी, तो अब हम आगे चलते हैं और हम अपने जो आज का सॉर्ट ऑफ मेन एजेंडा है उसकी तरफ हम आ रहे हैं आफ्टर डिस्कसिंग द बेसिक्स। और वो ये है कि जो अब हम बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो स्टडी करना चाहते हैं इन पोरस मीडिया। अच्छा, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो स्टडी करने के लिए बेसिकली हम 3 इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, जिसके ज़रिए हम जो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स हैं या फ्लूइड के जो अंदर से फ्लो हो रहा है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक सिस्टम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक पाइप है फॉर एग्ज़ाम्पल। इस पाइप के अंदर जब हमने कोई पोरस सॉलिड है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड है, ग्लास बीड्स हैं, वो हमने फिल किए हुए। शर्त ये है फॉर द सेक ऑफ दीज़ मतलब इक्वेशंस कि जो वो पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल होने चाहिए, मतलब गोलाई में होने चाहिए, और यूनिफॉर्म नेचर के होने चाहिए। इर्रेगुलर शेप के पार्टिकल्स हम इसमें अज्यूम नहीं कर रहे। तो स्फेरिकल पार्टिकल्स हो सकते हैं उसके अंदर जो कि हमने फिल किए हुए। एक तरफ से फ्लूइड दाखिल होगा, उसकी कोई इनिशियल प्रेशर होगा P1, और फिर वो पास करेगा फ्रॉम आफ्टर सम लेंथ डेल्टा एक्स, तो उसका प्रेशर जो है वो एग्जिट पे P2 हो जाएगा। P1 ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और गुजरने के बाद जो P2 है वो कदरे कम हो जाएगा। अच्छा, तो इस केस का मतलब हम इसका फीचर क्या होगा इस फ्लो का, कि इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है और जो प्रेशर ड्रॉप है पर यूनिट लेंथ, उसके दरमियान एक स्मूथ रिलेशनशिप है। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अगर आप बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा फ्लूइड अगर आप पास करेंगे इस पाइप में से, तो इन इस पूरा सॉलिड्स के अंदर से, तो फिर आपका जो प्रेशर ड्रॉप है पर यूनिट लेंथ उसके अंदर भी स्मूथली ही इजाफा होता जाएगा। तो इस सिस्टम के ऊपर जो है वो हम 3 तरह की इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। वो है ब्लेक कॉज़नी इक्वेशन है सबसे पहले, जिसको हम कॉज़ने कार्बन इक्वेशन भी कहते हैं। बर्ग प्लमर इक्वेशन है, और अर्गन इक्वेशन है। ये जो डिफरेंट इक्वेशन है ये डिफरेंट फ्लो रिजीम्स में जो है वो बेसिकली अप्लाई होती हैं। जो ब्लेक कॉज़नी इक्वेशन है ये अमूमन लैमिनर नेचर के फ्लो के में इस्तेमाल होती है। जो बर्ग प्लमर इक्वेशन है ये ज़रा टर्बुलेंट नेचर के फ्लो के लिए होती है। और अर्गन के अंदर दोनों कंबाइन हो जाते हैं। आप कह सकते हैं ना भाई, अर्गन इक्वेशन जो है वो ये ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, सबसे पहले हम जब इन इक्वेशंस को ड्राइव करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले तो लेते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। अच्छा, फ्रिक्शन फैक्टर का ये फार्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स 1 के अंदर आपने प्रॉब्ली स्टडी किया होगा। ये एक फ्रिक्शन फैक्टर का ग्राफ है, वो भी अक्सर यूज़ होता है। तो फ्रिक्शन फैक्टर के ग्राफ के अंदर भी ये
जो है वो इक्वेशन मौजूद है, एक्सप्रेशन मौजूद है। इसका जो ओरिजिन है वो आप कह सकते हैं बर्नौली इक्वेशन से है इन अ वे। तो ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स 1 से लेके इसको चल रहे हैं। इसके अंदर एफ जो है वो ये वाला एफ जो है फ्रिक्शन फैक्टर है। ये जो ज़रा फैंसियर एफ है ये बेसिकली फ्रिक्शनल हीटिंग इफेक्ट है। यानी कि एनर्जी लॉसेस आप कह सकते हैं इन अ वे ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट मास ऑफ दैट पूरा सॉलिड। और इसके अलावा डेल्टा एक्स जो है वो लेंथ है जिसके थ्रू जितनी मतलब जिसमें से यानी कि जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्लूइड ने, डी डायमीटर है और वी स्क्वायर जो है वो इंटरस्टेशियल वेलोसिटी है। तो हम क्या करते हैं कि ये अगर पाइप में से फ्लूइड हमने जो है वो जो फ्लो हो रहा है उसके लिए फ्रिक्शन फैक्टर का ये एक्सप्रेशन है। अगर नॉन सर्कुलर फ्लो चैनल हो तो फिर जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम नॉन सर्कुलर फ्लो चैनल के लिए हाइड्रोलिक रेडियस यूज़ करते हैं। तो हम करते ये हैं कि ये जो डाया है, डाया की जगह हम 4 मल्टीप्लाई बाय एच आर यानी कि 4 इंटू एच आर को डाई की जगह हम इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो हमारे पास एच आर था ये वाला, इसको हम जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर इस डायमीटर की जगह इंसर्ट कर देंगे। तो ये आपके सामने ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये एग्जैक्टली सेम है। ये एफ भी एज इट इज़ वैसे ही आ गया। ये 4 डेल्टा एक्स भी वैसे ही है नीचे। सिर्फ ये जो डाया था डिवाइडेड बाय डाया, ये डाया ऊपर ले गया वो, और फिर इसकी जगह इसने 4 और हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो ऐड कर दिया, जो कि यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई। और फिर वी स्क्वायर बाय 2 जो है वो भी ऊपर आके 2 बाई वी स्क्वायर हो गया। तो द रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली द सेम। सिर्फ डाया की जगह उसने 4 इंटू एच आर जो है वो इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे उसने फिर उसको थोड़ा सा उसने नीट कर लिया है। 4 4 से कट जाएगा और उसके बाद ये 2 6 से सॉर्ट आउट होके नीचे 3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो फ्रैक्शन फैक्टर का बचता है। अच्छा, इसी तरीके से हम नॉन सर्कुलर फ्लो चैनल के लिए हाइड्रोलिक रेडियस भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो निकालने के लिए सॉरी रेनॉल्ड्स नंबर भी निकाल सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर निकालने का आपको पता है, जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स 1 के अंदर भी, वो था फॉर सर्कुलर फ्लो चैनल यानी कि पाइप्स के लिए। वो फार्मूला आपको उम्मीद है याद होगा, रो डी यू बाई म्यू, यानी कि डेंसिटी इंटू डायमीटर इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी। तो यहाँ पे हम जब नॉन सर्कुलर फ्लो चैनल के लिए रेनॉल्ड्स नंबर निकालना चाहते हैं तो हम यही करेंगे कि जो डाया था उसके अंदर, उस फार्मूले के अंदर, उसको हम रिप्लेस कर देंगे 4 इंटू हाइड्रोलिक रेडियस से। तो डायमीटर ठीक है, सॉरी डेंसिटी इंटू ये हमारे पास आ गया 4 इंटू हाइड्रोलिक रेडियस इंटू वेलोसिटी एज इट इज़ आ गई डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। तो ये रो डी यू बाई म्यू के अंदर हमने सिर्फ डी की जगह 4 इंटू एच आर इंसर्ट कर दिया। इसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे तो नीट हो गई ये इक्वेशन, ऐसी जो है वो बन गई है। उसकी अच्छा, ये जो दोनों इक्वेशंस थी इसके अंदर हमने इंटरस्टेशियल वेलोसिटी ली थी। अगर हम चाहें तो हम इसको सुपरफिशियल वेलोसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा करना चाहें तो फिर हम वी आई को रिप्लेस कर देंगे वी एस बाई ई से। ये जो बात है इसका ओरिजिन जो है वो इस एक्सप्रेशन के अंदर है, ठीक है। कि ये नीचे हम एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास वो सुपरफिशियल वी एस बाई ई जो है वो वी आई के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है उसने वी आई की जगह वी एस बाई ई पुट कर दिया, वी एस बाई सॉरी एप्सिलॉन पुट कर दिया। तो हमारे पास नीचे ये वी आई स्क्वायर था तो वी एस स्क्वायर नीचे बच गया, और जो एप्सिलॉन स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर एप्सिलॉन क्यूब आ जाएगा। लाइकवाइज इसके अंदर भी वी आई की जगह हमने वी एस बाई ई जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास अब दोनों वही एक्सप्रेशन आ गए बट इन टर्म ऑफ सुपरफिशियल वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद हम जो है ना वो कहते हैं कि जी जो फॉर पोरस मीडियम हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो हो जाएगा हमारे पास डी पी बाई डेल्टा एक्स इंटू एप्सलॉन क्यूब बाई वन माइनस एप्सलॉन इंटू वन बाई वी स्क्वायर एस। और जो रेनॉल्ड नंबर है वो हो जाएगा हमारे पास ये। अच्छा, इसमें इसके बाद जब आप इसकी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें इसने यहाँ पे एट दिस पॉइंट डिस्कशन की है थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि मतलब सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि एक स्टाइल ऑफ फ्लो के ऊपर भी, कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि एक अगर फॉर एग्जांपल कोई खाली पाइप होता और उस खाली पाइप के अंदर से जो है वो फ्लो हो रहा होता, तो फिर तो वो फ्लो हम कह सकते थे कि डिपेंडिंग अपॉन दी मतलब पाइप शेप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक वर्टिकल स्ट्रेट पाइप है आपके पास और आप ऊपर से उसमें पानी डाल दें तो वो पानी अंडर द ग्रेविटी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन में ही फ्लो करेगा, अनलेस दरमियान में कोई ऑब्स्टेकल ना हो। लेकिन पोरस मीडिया के अंदर जो है वो, चूंकि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी पोरस ऑब्जेक्ट भरा हुआ है, जैसे सैंड भरी हुई है एक वर्टिकल पाइप के अंदर, आपने सैंड फिल की हुई है, एंड लेट मी ड्रॉ दिस टू इलैबोरेट माय पॉइंट। तो अगर आपने इसके अंदर जो है वो सैंड फिल की हुई है, ये पाइप है आपके पास, और इसके अंदर
मैं इधर जो है वो आ, ये सैंड फिल कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये सैंड मैंने दरम्यान में फिल की हुई है, और इसमें मैं फ्लैट से जी कोई भी ऊपर से फ्लूइड जो है वो दाखिल कर रहा हूँ। तो अब होगा क्या कि फ्लूइड चूंकि दरम्यान में सैंड है तो वो स्ट्रेट नहीं जा सकता। इंस्टेड वो क्या करेगा, वो जो पार्टिकल के स्पेसेस हैं, यानी कि पोर्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, उनमें से वो होके जाएगा, तो उसका थोड़ा सा जिग जैग फ्लो पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो वो इस तरह से मुख्तलिफ जो भी उसको फ़्लो चैनल या फ़्लो के रास्ते अवेलेबल होंगे तो उनमें से वो ज़िग-ज़ैग होके निकलेगा, ठीक है। अमूमन जो एक ज़िग-ज़ैग है इसका, इसमें हम अज़्यूम करते हैं कि ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री का एंगल जो है वो हम इसमें अज़्यूम करते हैं। तो ये एक मतलब नेचर ऑफ फ्लो व्हिच इज़ अनदर डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू अगर ये खाली एक सादा पाइप होता जिसमें से कोई फ्लूइड जा रहा होता, तब तो डिपेंडिंग अपॉन ग्रेविटी वो स्ट्रेट ही फ्लो कर जाता, लेकिन वो केस इसमें नहीं है। तो ये इसने यहाँ पे डिस्कशन किया। आई विल रिकमेंड कि आप उसको पढ़िएगा बुक से भी। अच्छा, तो अगर तो जो है वो हमारे पास अ, हम ये जो पोरस हमने फ्लो क्या कहते हैं फ्रिक्शन फैक्टर था फॉर पोरस मीडियम और रेनॉल्ड्स नंबर था फॉर पोरस मीडियम, अगर हम इनको हम रिलेट करना चाहें फॉर लैमिनर फ्लो, तो हम जो है वो अज्यूम करते हैं कि जी एफ पी एम जो है और आर पी एम है, इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये है, ठीक है। ये जो एफ पी एम है दिस इज इक्वल टू 150 ओवर आर पी एम। तो 150 का फैक्टर है वो हमने आफ्टर सर्टेन एजम्पशन अज्यूम किया है। तो हम जो है वो इनसे आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये इस एक्सप्रेशन के अंदर हम एफपीएम को पुट कर देते हैं और आरपीएम को पुट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन जब पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बच जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया कि जो दोनों वैल्यूज थी उसको उसने पुट कर दिया, और हमारे पास जो फाइनल एक इक्वेशन है वो ये बन गई है। ये जो इक्वेशन है दिस इज फॉर लैमिनर फ्लो, और इस इक्वेशन को हम ब्लेक कॉज़नी या कॉज़नी कार्बन इक्वेशन कहते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कहा कि लैमिनर फ्लो है, आप एक और जो डिफरेंस है पोरस मीडिया में फ्लो का और जो किसी सादे पाइप से फ्लो का, वो ये कि हम जो अगर तो सिंपल पाइप होता तो फिर तो आपको पता है कि जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स वन के अंदर जो है वो रेनॉल्ड नंबर की रेंजेस पढ़ी होंगी कि भाई इस इतने रेनॉल्ड नंबर तक फ्लो लैमिनर होता है, और इतने तक जी वो ट्रांजिएंट होता है, और इतने तक वो टर्बुलेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो जो रेंजेस हैं वो स्ट्रिक्टली फॉर सिंपल पाइप थी जिसमें से कोई फ्लूइड बह रहा है। लेकिन जब पोरस मीडिया दरम्यान में फिल हो गया ना, तो फिर वो जो रेंजेस हैं रेनॉल्ड नंबर की वो भी बदल जाती हैं। अमूमन जो है वो इतना बहुत ज़्यादा हाई रेनॉल्ड नंबर नहीं जाता पोरस मीडिया के अंदर। तो इवन 10 के अराउंड भी अगर होना आपका जो रेनॉल्ड नंबर, तो तब भी उसको हम लैमिनर फ्लो ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट कैपेसिटी जो लैमिनर फ्लो के लिए हम ये इक्वेशन ड्राइव कर ली हमने, जिसको हम ब्लेक कॉजनी इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, अगर ये तो था जो लैमिनर फ्लो, अगर हम टर्बुलेंट की बात करें, टर्बुलेंट फ्लो से मुराद ये है कि रेनॉल्ड नंबर अगर 1000 तक हो, 1000 तक अगर रेनॉल्ड नंबर है, तो फिर हम जो है ना वो इनको रिलेट कर सकते हैं कि एफ पी एम इक्वल 1.75। अच्छा, यहाँ पे जो है वो साथ वो भी आना चाहिए था रेनॉल्ड नंबर, वो मिस हो गया यहाँ पे। ये जो है अगर हम इस एक्सप्रेशन में जो आपका फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड नंबर है उनको आपस में रिलेट करें, तो फिर हमारे पास जो है जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी, और जिसको हम कहते हैं कि बर्क प्लमर इक्वेशन है। जो कि हमारा सेकंड जो है वो रिक्वायरमेंट थी, ये है होगी फॉर टर्बुलेंट फ्लो। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, तो वो हम किस तरह से करेंगे, एफ पी एम इक्वल 1.75 प्लस 150 बाई आर पी एम। इनफैक्ट बल्कि दिस इज़ राइट, यहाँ पे आर पी एम नहीं आना, रेनॉल्ड नंबर नहीं आना चाहिए, बल्कि एफ पी एम ही 1.75 के बराबर है। तो आपने एफ पी एम के साथ ही गालबन जो है वो 1.75 मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, तो ये ठीक लिखा हुआ है। तो 1.75 प्लस 150 बाई आर पी एम है। ये तो इसके अंदर हम जो है वो आरपीएम की जो वैल्यू है, इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो फिर जो दोनों टर्म्स हैं वो हमारे पास ऐड होके टोटल जो है वो ये इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को हम अर्गन इक्वेशन जो है वो कहते हैं, विच इज़ आवर थर्ड रिक्वायरमेंट। तो यानी कि जो ब्लेक कॉजनी इक्वेशन है दिस इज़ फॉर लैमिनर फ्लो, जो बर्क प्लमर इक्वेशन है दिस इज़ फॉर टर्बुलेंट फ्लो, एंड अर्गन इक्वेशन इज़ फॉर मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी both of the above equations.
अच्छा, फाइनली ये कि हम जो है वो इसके अलावा जो ब्लेक कॉज़नी इक्वेशन है हमारी फर्स्ट वाली, इसको हम जो है वो थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं टू यूज़ इन सर्टेन सिचुएशंस सच एज़ जब हमने अंडरग्राउंड वाटर मूवमेंट पढ़नी हो, या पेट्रोलियम रिज़र्वायर्स, जब हम अंडरग्राउंड पेट्रोलियम रिज़र्वायर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक इक्वेशन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, जिसको डार्सी इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली जो अंडरग्राउंड मतलब जैसे कोई पानी वाटर टेबल को आपने स्टडी करना है या पेट्रोलियम रिजर्वायर को स्टडी करना है, तो अंडरग्राउंड जो मतलब पोरस मतलब मीडिया है, वो हो सकता है कि वो मतलब परफेक्टली स्फेरिकल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल ना हो, क्योंकि आपने अब तक जो ऊपर जो भी डेरिवेशन किया वो ऑलरेडी अजम्पशन किया कि आपके जो पार्टिकल्स हैं दे आर स्फेरिकल एंड यूनिफॉर्म, लेकिन ज़मीन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल हो सकता है कि यूनिफॉर्म ना हो। तो फॉर दिस पर्पस हम जो है वो डार्सीज़ इक्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। इसमें जो वीएस है वो तो आपको वही सुपरफिशियल वेलोसिटी होगी, म्यू विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, और डेल्टा एक्स जो है वो डिस्टेंस है। जो के है वो ये वाला, ये एक न्यू टर्म है, के हियर मीन्स परमिएबिलिटी, जो कि इनकी एबिलिटी है फ्लूइड की टू पास थ्रू अ पोरस मीडिया। परमेबिलिटी का जो यूनिट है वो भी डार्सी ही होता है। डार्सी की जो कन्वर्जन है इनटू अदर यूनिट्स वो भी आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। तो हैविंग सेड दैट दिस इज़ इट। आई विल रिकमेंड कि आप उसको मेन जो टेक्स्ट बुक है उससे ज़रूर स्टडी करें अलॉन्ग विद गोइंग थ्रू दिस लेक्चर। इसको टेक्स्ट से ज़रूर स्टडी कीजिएगा साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा इन्हीं पेजेस के अंदर जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ग़ालिबन 3 से 4, जिसमें जो है वो ये डिफरेंट इक्वेशंस जो हैं जो हमने ये ड्राइव की थी, और इसके अलावा जो डार्सी इक्वेशन है तो उनकी एक मतलब ईजी एप्लीकेशन भी उसने डेमोन्स्ट्रेट की है। तो आप इसको लाज़मी इन तमाम एग्ज़ाम्पल्स को, ग़ालिबन 2-3 एग्ज़ाम्पल शायद हैं इन पेजेस के अंदर, उनको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो है वो एप्लीकेशन आनी चाहिए। और वंस अगेन आई विल लाइक टू एम्फसाइज़ कि आपने कोशिश करनी है कि आपको जो एप्लीकेशन है कि किस पर्टिकुलर केस के अंदर कौन-सी इक्वेशन लगनी है, वो आपको आना चाहिए, और उस इक्वेशन की मदद से कोई भी रिक्वायर्ड वैल्यू आप ईज़िली जो है वो एस्टिमेट कर सकें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? आपको जो भी इक्वेशन है वो रटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑब्वियसली अगर ड्राइव आपको करनी पड़ी तो वो तो आपको यानी कि जो डेरिवेशन का मतलब सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म है वो तो आपको आना चाहिए। लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह होगा तो मैं आपको वैसे इन जनरल जो पेपर होगा उसके अंदर मैं एक फार्मूला शीट दूंगा, जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबको सॉल्व करने के जो फार्मूले हैं वो अवेलेबल होंगे, ठीक है? तो आपको फार्मूला कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, लेकिन आपको उसकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर और जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड दैट एक्सप्रेशन, उसके ऊपर आपको कंप्लीट 100% कमांड होनी चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? फार्मूला आप बेशक रटें नहीं, वो आपको इंशाल्लाह फार्मूला शीट मिलेगी, उसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा इस सवाल के लिए मैंने ये फार्मूला यूज़ करना है, और फिर आप उसको यूज़ कर लेंगे। तो हैविंग सेड दैट दिस इज़ इट। और इसको आप काइंडली जो मेन टेक्स्ट बुक है इससे गो थ्रू कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन क्लास।